गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस के बारे में, जिसको हम वाइट ब्लास्टर ऑफ क्रूसीफेरस के नाम से भी जानते हैं। हम डिस्कस करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ये डिजीज़ किस किस क्षेत्र में लगता है। उसके बाद बात करेंगे हम कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ये डिजीज़ किस ऑर्गेनिज्म की वजह से लगता है। उसके बाद बात करेंगे हम कि जिस कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज लगता है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या है। उसके बाद बात करेंगे यदि ये हमारी फसल में लगा हुआ है तो हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें या क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकें कि हमारी फसल में वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस लगा हुआ है। और यदि हमारी फसल में ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस लग रहा है या लग चुका है तो उसका किस प्रकार से कंट्रोल या मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये डिजीज़ देखने को मिलता है जहाँ पर भी मस्टर्ड ग्रो किया जाता है, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। इसके अलावा इंडिया में तो ये डेंजरस कंडीशन में ये डिजीज़ लगता है, क्योंकि इंडिया में मस्टर्ड ग्रो मैक्सिमम कंडीशन में मैक्सिमम रीजन में मस्टर्ड ग्रो किया जाता है। तो इंडिया में यदि बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इंडिया के सभी पार्ट्स में ये डिजीज़ जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस है, जिसको हम वाइट ब्लास्टर ऑफ क्रूसीफेरस के नाम से जानते हैं, वो इंडिया के सभी पार्ट्स में जहाँ पर भी मस्टर्ड ग्रो किया जाता है या क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल की फसलें ग्रो की जाती हैं, वहाँ पर ये डिजीज़ देखने को मिल जाता है, सरसों का फफोला रोग। उसके बाद यदि बात करें तो मस्टर्ड के अलावा ये रेडिश, कॉलीफ्लावर, कैबिज और टर्निप यानी ब्रेसिकेसी कुल की सभी फसलों में ये इफेक्ट डालता है। इसकी वजह से हमारी फसल में 17 से 37% तक लॉस हो सकता है, क्योंकि ये डेंजरस डिजीज़ है मस्टर्ड का, तो उसकी वजह से 17 से 37% लॉस देखने को मिला है। ये साइंटिस्टों ने रिपोर्ट किया है कि 17 से 37% लॉस प्रोडक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये डिजीज़ लीफ और स्टेम और फ्रूट, फ्लावर, सिल्कुआ यानी पौधे के रूट को छोड़ करके ये सभी पार्ट्स में देखने को मिलता है, यानी सभी पार्ट्स को ये डैमेज कर देता है जब ये डेंजरस कंडीशन में फसल में लगता है। अब बात करते हैं कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। ये डिजीज़ जो लगता है वो किसकी वजह से लगता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हमारी फसल में लगता है। तो एल्बिगो कैंडिडा नाम का फंगस है जिसकी वजह से ये हमारी फसल में लगता है। इसकी यदि हम माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स देखेंगे तो ये होस्ट एपिडर्मिस है और ये स्पोरेंजी स्पोर हैं और ये स्पोरेंजियम, यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में देखने को मिलेगी जब आप स्लाइड बनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि सिस्टेमिक पोजीशन क्या है। जो एल्बिगो कैंडिडा फंगस है उसकी सिस्टेमिक पोजीशन क्या है या उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो किंगडम की बात करें तो माइकोटा या फंजाई उसका किंगडम है और डिवीजन इसका यू माइकोटा है। सब डिवीजन की बात करें तो मस्टिगो माइकोटिना है। क्लास की बात करें तो ओमाइसिटीज और ऑर्डर की बात करें तो परसो स्पोरेल्स और फैमिली की बात करें तो एल्बुगिनेसी नाम की फैमिली के अंतर्गत ये एल्बिगो कैंडिडा आता है। जीनस एल्बिगो और स्पीसीज इसकी कैंडिडा है, जिसकी वजह से वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी हमारी क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल की फसलों में लगता है। अब बात करते हैं एल्बिगो कैंडिडा के लिए कौन कौन सी कंडीशन सर्वाइव हैं या कहाँ पर ये सर्वाइव करता है। तो सर्वाइव इन सॉयल एज ऑस्पोर्स, यानी ऑस्पोर्स के रूप में ये हमारे क्रॉप के जो भी रेसिड्यूज होते हैं या क्रॉप के जो डेड मटेरियल होते हैं ये उन पर ये सर्वाइव सॉइल में करता है। उसके अलावा ये सर्वाइव इन सीड, यानी प्राइमरी इनकुलम इसका सीड के अंतर्गत होता है। सीड के अंदर ही प्राइमरी इनकुलम होता है और सीड में ये सर्वाइव इसके पैथोजन करते हैं, यानी एल्बिगो कैंडिडा सीड में भी सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव ऑन पेरिनल वीड्स, इसके अलावा
ये बहुवर्षीय जो भी खरपतवार होते हैं जैसे हॉर्स रेडिस, इसके अलावा और भी खरपतवार हैं पेरिनियल वीड्स ब्रेसिकेसी कुल के, तो उनमें भी ये सर्वाइव करता है। सेकेंडरी स्पीड स्पोरंजिया और जू स्पोर के रूप में सेकेंडरी स्पीड इसका होता है। इसके अलावा यदि RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो 75% से अधिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। टेम्परेचर की बात करें यदि 5 से 12 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर है तो उसके बीच में इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है और ये एल्बो कैंडिडा सर्वाइव करता है उस कंडीशन में। अब बात करते हैं कि इसके डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, यानी हमारी फसल में लगा हुआ है तो हम किस प्रकार से पहचानें कि ये हमारी फसल में लगा हुआ है। तो रूट को छोड़ करके सारे पार्ट्स प्लांट के अफेक्टेड इस डिजीज से होते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे, ये पिक्चर में वाइट कलर के जो भी स्पॉट्स हैं, पॉस्टूल्स हैं, वो देखने को आपको लोअर सरफेस में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको स्टेम इस मॉडिफाई हो जाता है, ये स्टेम एक फफोला जैसे स्टेम में देखने को आपको मिल जाएंगे और स्टेम का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। इसके अलावा सिल्कुआ फ्लावर भी इसके वाइट पाउडर जैसा आपको सिल्कुआ में या फ्लावर में देखने को मिल जाएगा। अब यदि लोकल इन्फेक्शन की बात करें तो आप लीफ, स्टेम और फ्लावर स्टॉक में वाइट और क्रीम और येलो ब्लास्टर पॉस्टूल्स 1 से 2 mm के देखने को आपको मिल जाएंगे। ये जो लोअर सरफेस है लीफ की, उस पर आपको वाइट पाउडर जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा येलो जो पाउडर है या येलो पॉस्टूल्स है वो आपको अपर सरफेस पे लीफ की पे देखने को मिलेंगे और वाइट पॉस्टूल्स आपको स्टेम में भी मिलेंगे और सिल्कुआ में भी देखने को मिलेंगे। और जब आप इसको हाथ पर रख करके झाड़ेंगे तो वाइट पाउडर जैसा आपको चूर्ण जैसा मिलेगा, इसलिए इसको वाइट रस्ट के नाम से, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के नाम से जानते हैं। सिस्टेमिक इन्फेक्शन की बात करें तो ये नए स्टेम पर और इन्फ्लोरेसेंस पे इसका सिस्टेमिक इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेशिया, यानी हाइपरट्रोपी मीन्स सेल का साइज बढ़ जाता है और हाइपरप्लेशिया मीन्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ स्टेम, यानी स्टेम फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसमें, और जो भी फ्लोरल पार्ट्स है उनमें भी स्वेलिंग देखने को आपको मिलेगी। यानी जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है या इसका सिल्क हुआ है वो आपको फफोला जैसे उसमें देखने को मिलेंगे, यानी उसकी स्ट्रक्चर मोटी हो जाती है और ये पता नहीं पड़ता कि ये इन्फ्लोरेसेंस है या क्या है। तो स्टेम और इन्फ्लोरेसेंस में डिफाइन नहीं कर सकते आप जब उसमें स्वेलिंग या डिस्टॉर्शन हो जाता है, और डिस्टॉर्शन और स्वेलिंग वो हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेशिया की वजह से होता है। जब ये कंडीशन इसकी बदल जाती है सिस्टेमिक इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम स्टैग हेड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हमारी फसल में वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरस या वाइट ब्लास्टर ऑफ क्रूसीफेरस लगा हुआ है तो हम किस प्रकार से मैनेज करें या कंट्रोल करेंगे उस डिजीज़ को। तो मैनेज करने की बात तो ये है कि हम प्रिवेंट करें उस डिजीज़ को। तो प्रिवेंट के लिए हम ये करें कि जो भी सीड है हमारा वो सर्टिफाइड सीड को यूज करें, यानी ऐसी एजेंसी से हम सीड को खरीदें जो रिलायबल हो। यानी कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं या कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो बिना ट्रीटेड सीड को ही हमारे लिए दे देती हैं और हमारी फसल में ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी लग जाता है और 17 से 37% लॉस कर सकता है। तो इसलिए सर्टिफाइड सीड को ही ग्रो करें हमेशा और सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट मेटालैक्सिल या एप्रोन 35 SD जिसको हम जिसके नाम से जानते हैं, उसको 6 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से हम सीड को ट्रीट करें और ट्रीट करने के बाद बोएंगे तो ये आपको आपकी फसल में नहीं लगेगा। ये सिजेंटा कंपनी का रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, जिसकी सहायता से हम अपने सीड को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद यदि दूसरा टेक्निक है कि यदि आपकी फसल में बहुत सारे खरपतवार हैं तो खरपतवारों को रिमूव कर दें
उसके बाद यदि प्लांट कोई इफेक्टेड है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी से तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें, या उसके मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दें, या वीड्स को डिस्ट्रॉय कर दें, जिसकी वजह से हमारी फसल में ये डिजीज और स्प्रेड ना हो या ये डिजीज ना लगे। क्रॉप रोटेशन अपनाएं। क्रॉप रोटेशन अपनाने से आपकी फसल में आने वाला जो कंटिन्यूसली प्रत्येक साल आपकी फसल में डिजीज आता है, वो क्रॉप रोटेशन अपनाने से ये डिजीज नहीं आएगा। तो 2-3 साल का क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाएं। इसके अलावा डीप प्लोइंग यानी गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से उसके जो एल्ब्यू कैंडिडा के स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स सूर्य की किरणों से वो डैमेज हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अर्ली सोइंग करें। ये देखने को मिला है, हमने भी कई बार देखा है कि यदि मस्टर्ड की हम अर्ली सोइंग करते हैं तो अर्ली सोइंग करते समय ये डिजीज़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लेट सोइंग जो भी करते हैं उनमें ये डिजीज़ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो ये डिजीज़ का इन्फेक्शन हमारी फसल में बढ़ने लगता है। यूज बैलेंस फर्टिलाइज़र, यानी जो भी फर्टिलाइज़र हैं, जो भी रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र हैं फसल के लिए, वही फर्टिलाइज़र यूज करें। और यदि आपने अपनी फसल में नाइट्रोजन ज़्यादा यूज किया है तो ये डिजीज़ का इन्फेक्शन आपकी फसल में देखने को मिल जाएगा। यदि डिजीज़ लगा हुआ है आपकी फसल में तो मैनकोजेब जो डाइथन M45 या इंडोफिल M45 के नाम से बाज़ार में मिल जाती हैं, तो मैनकोजेब का स्प्रे अपनी फसल में करें, यानी 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से आप डाइथन M45 या इंडोफिल M45 का स्प्रे करें। इसके अलावा रिडोमिल MZ72WP मिक्सचर ऑफ मेटालॉक्साइल 64% प्लस मैनकोजेब 8% का 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 3 स्प्रे कम से कम 15 दिन के इंटरवल पर आप करें, जिससे आपकी फसल में ये डिजीज़ नहीं लगेगा। इसके अलावा जो इफ़ेक्टिव मेथड है कि आप डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी यदि बोते हैं तो ये स्प्रे करने की या बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज करने की आपकी फसल में कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तो यही सलाह होगी किसान भाइयों के लिए कि डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग करें। ऐसी वैरायटी ग्रो करें मस्टर्ड की जिनमें डिजीज़ नहीं लगता हो, जिनमें डिजीज़ रेसिस्टेंट पावर हो। उन वैरायटियों को यदि आप यूज करते हैं तो अपने 17 से 37% होने वाले हानि को हम बचा सकते हैं। और यदि ये हानि आप बचाएंगे तो आपके लिए जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम आएगा। तो केमिकल्स यूज नहीं होंगे, मस्टर्ड में केमिकल्स यूज नहीं होंगे, तो बहुत अच्छा ऑयल कंटेंट आपकी फसल में मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिय व्यूअर्स, इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एग्री कोचिंग इंडिया।